Okay, so welcome back. Good morning, all of my dear friend and students. आज की क्लास में हम लोग डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर बात करेंगे। तो लिखते हैं टॉपिक्स डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, देखिए डायबिटीज़ में दो तरह की कॉम्प्लिकेशन की बात की गई है। एक जो होगा वो आपका माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड एक जो है वो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो एक तो आपका हो गया मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और दूसरा क्या हो गया तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन नाम ही से क्लियर है। अगर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स मतलब बिग ब्लड वेसल्स है उसकी बात कर रहा है। ये लार्ज साइज लूमेन वाले जो ब्लड वेसल्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं लार्ज साइज लूमेन वाले जो ब्लड वेसल्स है उनकी बात की जा रही है। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में ये कैपिलरी की बात कर रहे हैं, मतलब कैपिलरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा तो बोलेंगे कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, ये माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल से उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो हो सकता है, स्ट्रोक है वो हो सकता है, रीनल फेलियर है वो हो सकता है। और क्या हो सकता है, पेरिफेरल ब्लड वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। पेरिफेरल ब्लड वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएंगे, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी, ठीक है। ओके, डायबिटीज के अंदर दो तरह के कॉम्प्लिकेशन की बात किया गया है। एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस और पेरिफेरल ब्लड वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ओके, सो माइक्रोवास्कुलर में तीन आ गया, डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन कैसे होता है, इसका क्या इटियोपैथोजेनेसिस है उस पर बात करते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक्स कॉम्प्लिकेशन। तो डायबिटिक्स कॉम्प्लिकेशन का हमें इटियोपैथोजेनेसिस है उस पर बात करना है कि किस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे बॉडी में होता है। इटियोपैथोजेनेसिस, देखिए होता क्या है कि अगर कोई पर्सन है जिनमें पहले ही से अगर हाई ब्लड शुगर प्रेजेंट है और हाई ब्लड शुगर प्रेजेंट है और उस मतलब ना तो डाइट मेंटेन कर पा रहे हैं ना फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन है जिसमें पहले ही अगर हाई ब्लड शुगर प्रेजेंट है, पर्सन having high blood sugar, मतलब कहने का मतलब है कि पर्सन पहले ही से डायबिटिक्स है, मतलब पर उतना ज़्यादा अभी मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं है। आई मीन कि प्री डायबिटिक कंडीशन बोल सकते हैं। पर्सन हैविंग प्री ये डायबिटिक्स कंडीशन अभी लिखना सही नहीं रहेगा। पर्सन हैविंग अ प्री डायबिटिक कंडीशन,
सो पर्सन क्या है, प्री डायबिटिक कंडीशन है, पर्सन हैविंग प्री डायबिटिक कंडीशन। तो अगर पर्सन प्री डायबिटिक कंडीशन में है और प्री डायबिटिस कंडीशन में रहने के बाद वो मतलब सीडेंट्री जो लाइफ स्टाइल है अभी उसी को जी रहे हैं, जैसे ज़्यादा खाना खाना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, तो होगा क्या, उसकी वजह से क्या होगा कि उनका ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। सीडेंट्री लाइफ की वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अगर ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ये इंक्रीज ब्लड शुगर ज़्यादा समय तक रहेगा, अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज है लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहा, तो उसकी वजह से क्या होता है, होता क्या है, ये जो शुगर ब्लड के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है, इस प्रोडक्ट को क्या बोला जा रहा है, ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन है जो पहले तो प्री डायबिटिक था, सीडेंट्री लाइफ जीने की वजह से उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाता है, अगर ये इंक्रीज ज़्यादा समय तक रहता है तो शुगर क्या करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन जो होता है वो नॉन इंजाइमेटिक होता है, मतलब शुगर का हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट फॉर्म करने का जो रिएक्शन होता है वो नॉन इंजाइमेटिक्स होता है। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको नॉन इंजाइमेटिक इन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट होता है उसको नॉन इंजाइमेटिक्स इन प्रोडक्ट भी कहते हैं। नॉन इंजाइमेटिक इन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंजाइम्स का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए उसको नॉन इंजाइमेटिक इन प्रोडक्ट बोल दिए। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ तक जो कंडीशन जो है ना वो रिवर्सेबल होता है। मतलब कि अगर पर्सन अपना सीडेंट्री लाइफ जो है वो ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है उसको छोड़ के रेगुलर एक्सरसाइज करें, फूड वगैरह है उनको मेंटेन करें, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन फिर से ब्लड शुगर जो है इजीली मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन इंजाइमेटिक इन प्रोडक्ट होने के बाद पर्सन स्टिल सीडेंट्री लाइफ को मतलब जी रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इनिशियली तो जब नॉन इंजाइमेटिक इन प्रोडक्ट था तब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, रिवर्सेबल कंडीशन था, इसको इजीली रिवर्स किया जा सकता है बाय डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटेनिंग अ प्रॉपर डाइट प्लान। तो लेकिन इस कंडीशन बॉडी के अंदर ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, उसके बाद भी अगर पर्सन सीडेंट्री लाइफ में ही जी रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो नॉन ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट होगा ना, दे विल चेंज इनटू एक स्टेबल इन प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट। एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट, इसको AGE बोलते हैं। सो नॉन इंजाइमेटिक इन प्रोडक्ट क्या होता है, ये अनस्टेबल था, लेकिन ये क्या था ना, एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट क्या हो गया, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। अब ये जो एडवांस ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट है वो क्या करता है, एडवांस ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट क्या करता है, दो काम करेगा। इसका एक काम तो ये है कि ये जो AGE है, सब इंडोथेलियल स्पेस में जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है उसके साथ ये क्या करेगा, बाइंड कर जाता है। कोलेजन फाइबर्स है उसके साथ बाइंड करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो हमारे बॉडीज के बहुत सारे जो सेल्स हैं उसके ऊपर एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट है उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है।
इस रिसेप्टर को बोलते हैं RAGF ना, रिसेप्टर ऑफ एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट। तो जब दूसरा काम क्या करेगा कि इसका जो अपना रिसेप्टर है उसके साथ ये बाइंड करेगा। पहला काम ये है कि जो AGA है एडवांस इंड ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट है, एडवांस ग्लाइकेटेड इंड प्रोडक्ट है जो भी हो, तो एडवांस ग्लाइकेटेड इंड प्रोडक्ट क्या करता है कि जो कोलेजन सब एंडोथेलियल स्पेस में जो कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड करेगा। इसके बाइंडिंग की वजह से क्या हो गया, बाइंडिंग की वजह से क्या हो गया कि कोलेजन जो है वीक हो जाएगा, ये कोलेजन को वीक कर देगा, वीक द कोलेजन। अच्छा, कोलेजन का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो एंडोथेलियल सेल की लाइनिंग होती है, तो कोलेजन क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है तो उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर ये कोलेजन वीक हो जाएगा तो वैसी बात है कि जो एंडोथेलियल सेल्स है उसका सपोर्टिंग पार्ट ही अगर वीक हो गया है तो दे हैविंग मोर चांस दैट दे अंडरगोज क्या एंडोथेलियल डैमेज। तो कोलेजन वीक होने की वजह से क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स की डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो बोल सकते हैं कि वीक कोलेजन की वजह से क्या हो गया कि एंडोथेलियल सेल जो है वो डैमेज होने लगते हैं, एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज होने लगेंगे। तो जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होने लगेंगे तो डैमेज हो जाएगा तो उनके बीच जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो LDL प्रेजेंट होता है वो क्या करता है कि इस स्पेस के थ्रू ये जो सब एंडोथेलियल स्पेस है वहाँ ये भी आ जाता है। वहाँ पर क्या होता है, AGA जो कोलेजन प्रोटीन है वो तो होता ही है, साथ में जब जो LDL है वो जब आ जाएगा तो AGA और कोलेजन के साथ क्या हो गया कि अब LDL प्लस AGA ये भी मिलकर प्रोडक्ट बनाता है और ये भी क्या करेगा, कोलेजन को वीक करेगा और फर्दर एंडोथेलियल सेल की जो डैमेजिंग है उसको बढ़ा देगा। जब एंडोथेलियल सेल की डैमेजिंग होने लगेगी तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको मतलब ब्लड वगैरह लीक ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है, प्लेग डिपोजिशन होने लगता है। लेकिन प्लेग डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है कि ल्यूमेन जो है रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड वेसल की जो ल्यूमेन है वो रिड्यूस हो जाती है, ब्लड वेसल की ल्यूमेन जो है रिड्यूस हो जाती है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। कंडीशन को क्या नाम दिया गया, एथेरोस्क्लेरोसिस, कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोला गया। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये जो RGF है वो क्या करता है कि RGF क्या करता है कि स्मूथ मसल्स है उसका फॉर्मेशन करता है, स्मूथ मसल्स है उसका फॉर्मेशन करेगा कहाँ पर, ट्यूनिका इंटिमा लेयर। जनरली जो ब्लड वेसल्स की जो ट्यूनिका इंटिमा लेयर होती है वहाँ पर ये स्मूथ मसल्स नहीं होता है, लेकिन RGF जब अपने मतलब क्या AGF जो है, AGA बोल रहे हैं, AGA जो है जब अपने रिसेप्टर है वहाँ पर बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा कि ट्यूनिका इंटिमा, ब्लड वेसल की जो ट्यूनिका इंटिमा लेयर होती है वहाँ पर ये स्मूथ मसल्स का फॉर्मेशन करने लगता है। तो ये स्मूथ मसल्स क्या करता है कि जो प्लेग है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग जो फॉर्म हुआ है उसको कैप्सुलेशन में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो AGA कोलेजन जो बन रहा है और RGA दोनों मिलकर एथेरोस्क्लेरोसिस काउच करता है। अच्छा, ये तो हमने जो बात किया था वो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन था उसकी बात की थी। ये जो AGA जो कोलेजन प्रोटीन ये बना है ये क्या करता है कि ये इसको कहाँ लिखिए, AGA कोलेजन प्रोटीन क्या करेगा, इसको इधर लिखते हैं। AGA कोलेजन प्रोटीन क्या करेगा कि जो किडनी के जो सप्लाई होने वाले जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर भी ये प्लेग का फॉर्मेशन करेगा और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को रिड्यूस करेगा। तो ये डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी वो करेगा। अगर रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाले जो कैपिलरीज है वहाँ पर अगर प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा
तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो हो जाएगा। और अगर पेरिफेरल नर्व से या नर्व को अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटिक्स न्यूरोपैथी हो जाएगा। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, हाई ब्लड शुगर की वजह से होता है। चलिए अब एक बार इसको जल्दी से समराइज करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, अगर कोई पर्सन है इनिशियली क्या है, प्री डायबिटीज कंडीशन में है, तो इनिशियली वो प्री डायबिटिक्स कंडीशन में है और लेकिन वो स्टिल अपना जो सीडेंट्री लाइफ है उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से होगा क्या कि उनके ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के बाद स्टिल वो सीडेंट्री लाइफ में ही जीते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अच्छा ये कंडीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन है। अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा तो वो क्या करता है कि जो शुगर है वो हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन प्रोटीन है आरबीसी में प्रेजेंट होता है, वो हेमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो नॉन इंजाइमेटिक्स होता है, तो इस वजह से ये जो ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट है उसको नॉन इंजाइमेटिक इन ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट है वो भी बोला गया है। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि यहाँ तक जो कंडीशन जो फॉर्म हुआ है वो तो रिवर्सेबल हो गया, मतलब नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट तक अगर चीज़ें रिवर्स कर लिया, मतलब रिवर्सेबल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टिल अ पर्सन जो है वो सीडेंट्री लाइफ में ही रहेगा। तो जो नॉन मतलब क्या बोलते हैं ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो दे चेंज इनटू एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट। एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड्स होता है। अब ये क्या करेगा कि जो सब इंडोथेलियल स्पेस में जो कोलेजन प्रोटीन होता है उसके साथ ये बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद क्या करता है कि कोलेजन प्रोटीन है उसको वीक करता है। अब जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो ब्लड वेसल्स की जो इंडोथेलियल सेल्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड का काम करता है। तो जब सपोर्ट सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो हैविंग मोर चांस दैट इंडोथेलियल सेल आर मोर प्रोन टू डैमेजिंग। तो इसकी वजह चूँकि कोलेजन वीक हो गया है ना, तो कोलेजन वीक हो जाने की वजह से क्या हो जा रहा है कि जो इंडोथेलियल सेल्स होता है उसकी डैमेजिंग ज़्यादा होने लगती है। जब इंडोथेलियल सेल्स का डैमेजिंग होगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो एलडीएल प्रेजेंट होता है वो भी लीक आउट हो जाता है। वो लीक आउट होगा, सब इंडोथेलियल स्पेस है वहाँ आएगा, वहाँ पर देखेगा कि एजीए प्रेजेंट है, एडवांस इन ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो एलडीएल जो है एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट के साथ मिलकर ये भी जो है कंपाउंड फॉर्म करेगा और ये भी जो है इंडोथेलियल सेल के डैमेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब इंडोथेलियल सेल्स की डैमेजिंग हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन है वो रिड्यूस हो जाती है। कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये जो हमने बात की वो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन थी। अब माइक्रो में क्या होता है कि माइक्रो में अगर मान लीजिए कि जो किडनी को जो ब्लड सप्लाई करने वाला जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वहाँ पर अगर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो किडनी को ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा, किडनी सेल डेथ करने लगेगा। तो उस कंडीशन को बोला गया है डायबिटीज नेफ्रोपैथी। सेम कंडीशन अगर रेटिना के लेवल पर होगा, रेटिना सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो रेटिना सेल डैमेज होने लगेगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज रेटिनोपैथी। और अगर ब्लड सप्लाई न्यूरॉन्स को नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायबिटीज न्यूरोपैथी। तो ये इटियोपैथोजेनेसिस था। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट ये जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो था उसी को देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस को बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो माइक्रोवास्कुलर कंडीशन जो हमने 3 बात किया था उसी को आगे प्रोसीड किया जाएगा। इटियोपैथोजेनेसिस तो हो गया जी, चलिए ओके। सो फर्स्ट कंडीशन क्या मैं बोला था, फर्स्ट कंडीशन जो डिस्कस करना है हमको डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी। चलिए
देखिए ये होता क्या है कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में क्या होता है, दे आर सराउंडेड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर क्या हो गया, ये इंडोथेलियल सेल्स हैं, इनके बीच पोर्स होते हैं जहाँ से फिल्टरेशन होता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई, ये आपका नॉर्मल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। ओके ठीक है। अब होता क्या है कि इनका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, ये जो एजीए एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, हाँ एजीए एडवांस इन ग्लाइकेटेड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, ये क्या करेगा, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन में इंटर कर जाएगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो कोलेजन प्रोटीन है वहाँ पर क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, कोलेजन प्रोटीन के साथ ये क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को थिक कर देगा ना, दे थिक द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक हो जाएगा तो वैसी बात है कि जो फिल्टरेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें कुछ चेंजेस आएगा। तो ये GFR जो है उसको रिड्यूस कर देता है, GFR ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट होता है, उसको ये रिड्यूस कर देता है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हो जा रहा है कि यहाँ तक तो बात सही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गया, थिक हो गया है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गया, थिक हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक कोलेजन और ये जो एडवांस ग्लाइकेटेड इंड प्रोडक्ट है उसका डिपोजिशन हो जाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो थिक हो ही जाता है। उसके बाद अच्छा, ये वाला जो स्टेज जो फॉर्म हो गया इसको बोलेंगे ट्रू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ट्रू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है। तो लीजन, प्लेग बोलिए, लीजन बोलिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये लीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस लीजन को बोलते हैं KW लीजन। इस लीजन को क्या बोला दिया गया, KW लीजन। KW लीजन के बाद क्या हो जाएगा, KW लीजन के बाद क्या हो जाता है कि जो पूरा ल्यूमेन जो है ना पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो जब पूरी ल्यूमेन जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूज स्क्लेरोसिस। डिफ्यूज स्क्लेरोसिस का रिजल्ट ये होता है कि क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाएगा, क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था नॉर्मल कैपिलरीज था। नॉर्मल कैपिलरीज में क्या हो गया कि EGF जो बना था वो उसके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ गया, और वहाँ कोलेजन प्रोटीन था उसके साथ बाइंडिंग किया। बाइंडिंग करने की वजह से क्या किया कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको थिक कर दिया। थिकने की वजह से GFR है वो रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लीजन होना स्टार्ट हो गया, जिस लीजन को KW लीजन बोलते हैं। और फाइनली KW लीजन क्या करता है, पूरी तरह से ल्यूमेंस जो है उसको मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, पूरे ल्यूमेंस में पूरा फिल आउट हो जाता है। जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज स्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो कि एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो ये तो हमने बात किया डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। अब नेक्स्ट बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या हो जा रहा है भाई, नेफ्रोपैथी हटाइए और यहाँ पर ही रेटिनोपैथी लिखिए, रेटिनोपैथी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो गया आपका रेटिनो सेल्स है, ये क्या हो गया, मान लीजिए कि रेटिनो सेल्स है, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स है जो कि सप्लाई करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ही जो है प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, प्लेग का फॉर्मेशन हो गया। तो प्लेग के फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई जा रहा था रेटिनल सेल्स में वो रिड्यूस हो जाएगा ना। रेटिनल सेल्स में क्या हो गया, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा।
तो रेटिनल सेल्स में क्या हो गया, जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाए, प्लेक के फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया, ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गया, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया। अब ये जो रेटिनल सेल्स होता है ना, वो काफ़ी हाईली सेंसिटिव होता है हाइपोक्सिया कंडीशन के। ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रेटिनल सेल्स होता है, दे आर हाईली सेंसिटिव फॉर हाइपोक्सिया। तो जैसे ही ये सेंस किया कि अरे हाँ हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो गई है, ये तुरंत क्या रिलीज करेगा, ये तुरंत रिलीज करता है VEGF। तो VEGF के रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये रेटिनल सेल्स में क्या होता है, एंजियोजेनेसिस काफ़ी ज़्यादा होने लगता है ना, दे इंक्रीज द एंजियोजेनेसिस। तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से क्या हो गया, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गया, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गया। तो रिलीज VEGF रिलीज के रिस्पॉन्स में क्या हो गया, एंजियोजेनेसिस होने लगा, एंजियोजेनेसिस काफ़ी फास्ट रेट से होने लगा। तो जब एंजियोजेनेसिस काफ़ी फास्ट रेट से होने लगा तो ये क्या करता है कि जो रेटिनल सेल्स है, जो ब्लड वेसल्स न्यूली फॉर्म हुआ है, वो क्या करता है कि इतना ज़्यादा एंजियोजेनेसिस हो जाता है ना कि जो रेटिनल सेल्स होता है वो उसी को पूरी तरह से कवर कर देगा। तो जब रेटिनल सेल्स पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो अब ऐसी बात है कि जो लाइट इंसिडेंट होना चाहिए था वो इस पर नहीं होगा। तो एंजियोजेनेसिस होने की वजह से क्या होता है, रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ लाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस। अगर मान लीजिए कि पूरी तरह से एंजियोजेनेसिस अगर सेल्स को कवर कर लेगा और लाइट का इंसिडेंट एकदम जीरो हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। देखिए अगर हमको इस कंडीशन को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है ना, यहीं पर अगर हम रोक दें किसी भी तरह से, VEGF का फॉर्मेशन नहीं होने दे, तो ये कंडीशन तब तो ठीक है, ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है कि इस कंडीशन में इस चीज़ को यहीं पर रोकना हो। अगर ये कंडीशन यहाँ तक आ गया तो फिर वो इरिवर्सेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ हमने बात किया है डायबिटिक्स रेटिनोपैथी का। एक और बात करना है किसका, न्यूरोपैथी का ना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी इरेज कीजिए। यहाँ पर लिखिए न्यूरोपैथी। डायबिटिक्स न्यूरोपैथी में क्या होता है, देखिए ये क्या हो गया हमारा नर्व्स, कुछ ऐसा होता है ना, साइटोन्स एक्सोन, ये हमारा क्या हो गया नर्व्स। इनके पास भी सेम सिचुएशन है, ब्लड सप्लाई है, यहाँ पर क्या हो गया, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया। तो जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो इन भाई साहब के केस में क्या हो गया, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जा रहा है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से ये सेल्स क्या करेंगे, डेड करने जाएगा, सेल्स डेथ स्टार्ट हो जाएगा। तो जब न्यूरोनल सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो जो दो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की बात किएगा, पहला क्या है कि ग्लोव्स एंड स्टोक एनेस्थीसिया। ग्लोव एंड स्टोक एनेस्थीसिया में क्या होता है, अगर कोई पर्सन है उसको ग्लोव्स एंड स्टोक एनेस्थीसिया हो गया है तो उसको ऐसा फील होगा कि वो जो है हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है और फुट में सॉक्स पहना हुआ है। तो न्यूरल डिजनरेशन की वजह से जो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहा है उसको बोलते हैं ग्लोव्स एंड स्टोक्स एनेस्थीसिया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये होता है, देखिए कि जो मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ फूड। तो अगर फूड में सेंसेशन लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन वगैरह कहीं भी ऐसा उस चला जाएगा, उसको से पता ही नहीं कहाँ जाना है, सही जगह है कि नहीं है। तो जब सेंसेशन ही लॉस हो गया तो पर्सन क्या है, मोर चांस दैट ट्रोमा इंजरी। तो सेंसेशन लॉस होने की वजह से क्या होता है कि ट्रोमा होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ट्रोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो मान लीजिए कि अगर ट्रोमा हो गया, तो ट्रोमा हो गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होना चाहिए, पर चूंकि यहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड सप्लाई ऐसे ही रिड्यूस हो गया। तो अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ये जो ट्रोमा हुआ है वो किस में चेंज हो जाता है, ट्रोमा हो जाता है नॉन हीलिंग अल्सर में चेंज हो जाता है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन की बात किया गया है, क्लोव्स स्टोक्स एनेस्थेसिया एंड नॉन हीलिंग अल्सर। तो यहाँ पर डायबिटिक्स का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।